हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। साइंस पे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे जो कि आपके लिए स्टॉक असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आज आपका है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो कह रहा है कि जितना मैटर नहीं करता कि आप कितना दूर मिरर से खड़े हो, जो आपकी इमेज होगी वो अपीयर होगी इरेक्ट। एंड मिरर इज लाइकली टू बी। मिरर क्या होगा? क्या वो प्लेन है, कनकेव है, कन्वेक्स है, या इधर प्लेन और कन्वेक्स है? तो वो हमेशा या तो प्लेन होना चाहिए या कन्वेक्स होना चाहिए, तब कितना दूर हो मैटर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। हम सब जानते हैं कि दिन के वक्त आसमान का कलर थोड़ा सा ब्लू होता है। वो किस वजह से होता है? ठीक है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आप पूछेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? तो स्टूडेंट, अगर बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो लाइट जब भी निकलती है तो जो ड्रॉप्स होते हैं या क्या कहते हैं उन्हें, डस्ट पार्टिकल होंगे, उनके ऊपर टकरा कर लाइट ना फैल जाती है, तो उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे एक और कंसेप्ट आता है टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल को, और साथ में इसके आइंस्टाइन ने भी काम किया था, मगर मेन इसमें टिंडल था तो इसी वजह से उसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो वो भी कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे हम टिंडल इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें आप जाके बाद में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन में जब हम लाइट को पास करते हैं तो उसका पाथ हमें दिखता है। ठीक है, कभी कभी आप रूम में बैठे होते हो, अचानक से एक छोटे से सुराख से जब लाइट अंदर आती है तो उसका पूरा का पूरा रास्ता, और उस रास्ते में आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं जो आमतौर पे आपके रूम में होते हैं मगर आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, कैनोपी ऑफ ट्रीज, वहां से भी आपको टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता हुआ दिखेगा। अगला यहाँ पे एक नाम दिया गया था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी भी चीज़ के अंदर से पास होती है तो लाइट हमेशा बेंड होके निकलती है। मीन लाइट को यहाँ से निकलना था मगर लाइट कहाँ से निकली? इस जगह से निकली। तो सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ से लाइट क्या हो चुकी है? बेंड हो चुकी है। तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हो। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और साथ में एक और बात, कभी आप एक बकेट में पानी रख लोगे और पानी में कोई कॉइन डाल दो, ठीक है, पूरी बाल्टी को भर लो। ठीक है, जब आप एक स्टिक से उसको कॉइन को टच करने की कोशिश करोगे और जहां आपको कॉइन दिख रही होगी, आप टच कर रहे होगे, वहां पर कॉइन नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट जहां पड़ रही है ना अंदर जाके, जहां पे आपको वो चीज़ दिख रही है वहां पे वो हो गई नहीं, वो कहीं और होगी। अच्छा, उसके बाद कभी आपने वो भी देखा होगा, स्टार्स के बारे में पढ़ा होगा कि स्टार्स जो होते हैं जहाँ होते हैं वहाँ हमें दिखते नहीं है। मतलब स्टार आपको यहाँ दिख रहा होगा बट यहाँ होगा नहीं, स्टार कहीं यहाँ पर होगा या यहाँ कहीं होगा, मगर दिख कहीं और रहा होगा। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक और टर्म मैंने यहाँ बताई है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर से रिफ्रैक्शन होना। मीन जब लाइट पास होती है बहुत सारी लेयर से, और लेयर से पास होते वक्त लाइट मल्टीपल टाइम बेंड होती है, उस मल्टीपल टाइम बेंडिंग को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। नोट्स बना लें, इसके भी याद रखें, याद रहेगा। आगे एक और बात, इसी की वजह से एक और चीज काज होती है, वो क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सब देखते हैं, बचपन से पढ़ते आए कि ट्विंकल करते हैं स्टार, बट देखा जाए बेसिकली स्टार कभी ट्विंकल नहीं करते। याद रहेगा, स्टार कभी ट्विंकल नहीं करते, मगर वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टार्स की लाइट, एक स्टार की लाइट जब तक आप तक पहुंचती है ना, ठीक है, तो वो मल्टीपल टाइम क्या करती है? लेयर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख तक पहुंचेगी। ठीक है, तो उस वजह से आपको वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, बट नेचुरली वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू कलर स्काई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से था। हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, उसे तो कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट जब ना एक प्रिज्म के अंदर से पास होती है, कौन सी लाइट, वाइट लाइट, और वाइट लाइट कितने कलर से बनी होती है स्टूडेंट, 7 कलर से। और जब वो एक प्रिज्म के अंदर से या किसी चीज़ के अंदर से पास होती है तो वो 7 कलर में टूट जाएगी। कितने कलर में टूट जाएगी, 7 के 7 कलर में टूट जाएगी और एक रेम्बो बनाएगी। क्या बनाएगी, रेम्बो। उस रेम्बो या उस कंसेप्ट को, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। याद रखना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सॉरी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, एक कंसेप्ट था विबगोर करके, ठीक है। क्या कंसेप्ट था स्टोरी, विबगोर। तो विबगोर था क्या वैसे, विबगोर में VIBGYOR करके 7 कलर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सुबह और शाम के टाइम पे जो सामने कलर अपीयर होते हैं वो रेडिश अपीयर होता है, ठीक है, इसी वजह से। और दिन के वक्त वायलेट और ब्लू ज़्यादातर आपको दिखता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से कलर अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर सामने आते हैं और ये 7 कलर टूट जाते हैं और सामने आते हैं और रेनबो बनता है, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। अगला टॉपिक है आपका द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपीयरेंस सनसेट। 2 मिनट का होता है, बस सीधा कमेंट कर लें, 2 मिनट। सूरज चढ़ने से 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है और सूरज डूबने के बाद भी 2 मिनट तक आपको दिखता रहेगा। एडवांस सनराइज, क्या कहते हैं इसको, एडवांस सनराइज, एडवांस सनराइज लिख लें। एंड डिले सनसेट, ठीक है, कितना रहता है, 2 मिनट का। डिले सनसेट कितने मिनट का रहेगा, 2 मिनट का रहेगा। अच्छा, ये भी इसके पीछे भी होने के पीछे कारण जो है वो क्या था, वो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन सा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसकी वजह से होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजली मेड अप ऑफ, ठीक है, वो निक्रोम से बने होते हैं। और हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करूं उसे जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, याद रखेंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, याद रखें, ठीक है। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो है क्या इसमें, शाबाश, ठीक है। जब भी किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से लाइट जब पास होती है तो लाइट के पास होते ही, ठीक है, क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। दिस इज नाउन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से बताएं, टेस्ला। क्या होगा, टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आप बोलेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, चलिए बताता हूं इसके बारे में भी। मान लो कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसके 2 पोल थे, एक नॉर्थ और एक क्या था, साउथ। तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, साउथ में। ये कंसेप्ट और क्लियर हुआ। द डायरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वो क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से साउथ में। और ये क्या कवर करती हैं, एक फील्ड। फील्ड मतलब एक एरिया कवर करती हैं। उस एरिया को, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक और आ गया, हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके यूनिट हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखें, हर्ट्ज किसके यूनिट हैं, फ्रीक्वेंसी। अगला टॉपिक, जोल। जोल किसके यूनिट हैं, जोल देने वाले एक इंसान का नाम है और ये 2 चीज़ों का यूनिट है। एक है एनर्जी का, किसका है, एनर्जी एंड टाइप ऑफ एनर्जी का, और दूसरा वर्क का यूनिट क्या है, क्या है, जोल। आगे नेक्स्ट है वॉट। वॉट भाई लगेगी पावर की, तो पावर इज द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, कितना काम कितने टाइम पे किया, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम आप कितना जल्दी खत्म कर पाते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज। वो कंक्रीट सर्कल, सॉरी कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। चलो देखते हैं किस तरह से। मान लो कि जब एक कंडक्टर था ये वायर की तरह,
क्या था, मैंने एक वायर ले ली, ठीक है, जिसका नाम ले लिया एक्स और वाई, ठीक है, याद रखना। अब जब इसके अंदर से मैं आई करंट फ्लो करवाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, तो क्या बताया था मैंने कि जब इस एक्स वाई कंडक्टर के अंदर से करंट पास होगी तो याद रखिए मूविंग करंट, कौन सी करंट, मूविंग करंट, लिख ले नोटबुक पे। जो मूविंग करंट होती है ना, वो दो चीज़ें बनाती है, एक तो वो बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में वो बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, एम से नहीं करते, उसको डिनोट करते हैं बी से, दोनों बनाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के आगे पीछे ना इस तरह से सर्कल्स में होंगी, ठीक है, इस तरह से क्या होंगी, सर्कल। जो पास वाला सर्कल होगा उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दूर वाले में कम होगी, ठीक है। तो जहाँ तक वो एरिया कवर कर रहे हैं ना ये वाला, इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, गिव अस Al2O3 एंड 2Fe, ठीक है। तो अबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसकी एग्जांपल है, जल्दी से बताएं। अच्छा, जब आप ना केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उस रिएक्शन के लेसन में आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका सिंपल नेम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब शॉर्ट में बताता हूँ इसका याद रखने का तरीका, जैसे मैं याद रखता हूँ, डिस वर्ड यूज करते हैं लोकेशन की चेंज होने को, तो प्लेसमेंट लोकेशन होती है। मतलब क्या चेंज हुई, डिसलोकेट हुआ, डिसलोकेट होने का मतलब, डिस्प्लेस होने का मतलब जगह का चेंज होना। तो यहाँ पर ना जगह चेंज हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो चेंज कर रहा है और जा रहा है अल्युमिनियम के पास, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ और अल्युमिनियम के पास गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नोटबुक में लिख लें, बोल दे रहा हूँ, ये लेस रिएक्टिव को छोड़ के, लेस रिएक्टिव को छोड़ के किसके पास जाएंगे, टूवर्ड द मोर रिएक्टिव के पास जाएंगे, ठीक है। आयरन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कम होती थी तो वो अल्युमिनियम के साथ ज़्यादा करता था, तो अल्युमिनियम के साथ चला गया, आयरन बेचारा अकेला हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, ठीक है, C2H6 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इथेन इसका नाम है, ठीक है। जैसे मीथेन यूज करते हैं एक कार्बन वाले के साथ, ठीक है, याद रखना, जिसमें 2 कार्बन होंगे तो इथेन यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं, ठीक है, किसकी वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है, उसकी वजह से। अगर 1 पेयर करेगा, अगर 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, अगर वो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर 2 पेयर करेगा तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर 3 पेयर करेगा, वो आप लिख लें, तो 3 पेयर वाला क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। 3 पेयर वाला कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो लिख लें आप, ठीक है। चलिए, हम जो बात कर रहे थे, जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 6, ठीक है। तो 7 बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये कंफ्यूज मत होना। देखो स्ट्रक्चर बना लो इसका, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो कितने हाइड्रोजन है, 6, तो कैसे भी बना लो आप, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऊपर बना लेता हूँ, 3, ये 1 2 और ये कितने हो गए, 3, 6 हाइड्रोजन बन गया आपके पास, ठीक है। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड। तो टोटल आंसर जो था वो करेक्ट कैसे हुआ, क्लियर हुआ, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट, फूड कैन आर कोटेड, food cans are coated with zinc and not with zinc because, ठीक है, क्यों होता है ऐसा कि जिंक इज, जो फूड कैन होते हैं ना, फूड के कैन बने हुए, वो जिंक से कोट करते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। यार फूड कैन कोटेड विद टिन, सॉरी, टिन से उसको कोट किया जाता है। कोटिंग टिन से क्यों की जाती है, क्योंकि टिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जिंक फूड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो खाना आपका खराब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजिंग आयरन। तो गैल्वेनाइजिंग करने में मेटल को कौन सा यूज किया जाता है, तो जिंक, ठीक है। अब गैल्वेनाइजिंग होती क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजिंग थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है, याद रखें। होता क्या है, आप ना मेटल को बचाने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हो,
मतलब मान लो एक मेटल था, पूरा का पूरा एक मेटल था। इस मेटल को मुझे बचाना है किसके से, रस्ट से बचाना है। तो रस्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दूंगा। किसकी चढ़ा दूंगा, जिंक की। इस तरह से उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक कोटिंग लेयर, जिसे पेंट करते हो, ठीक है। या इसके ऊपर मैं कुछ पानी चढ़ा दूंगा, किसका, जिंक का, या कोई कवरिंग चढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से जिंक एक मतलब कवर बन जाएगा इसके ऊपर, जो इसे रिएक्ट करने नहीं देगा, ठीक है। इसी वजह से अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, बदहजमी होना, ठीक है। ये तो पता ही है, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मीन आपको एसिडिटी बन गई। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, एसिडिटी। तो एसिड की रिएक्शन को कम करने के लिए हम बेस खाएंगे। याद रखना, अगर आपकी बॉडी में एसिडिक चीज़ें हो रही हैं, एसिडिटी बन रही है, आप एसिडिक चीज़ों को खा रहे हो, एसिडिटी हो गई है, तो बेस खाओगे, और उस बेस को हम एंटासाइड कहते हैं। याद रखेंगे, जो मेडिसिन होती हैं वो एंटासाइड होती हैं, एसिडिटी के असर को कम करने के लिए, जो डॉक्टर आपको देते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटीसेप्टिक आप कमेंट करेंगे क्या होती है, और एंटीबायोटिक क्या होती है, क्लियर, ठीक है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप प्लस्तर करवाते हो, जैसे आपकी हड्डी कोई टूट गई, उसे सही जगह पे सेट करके फिर ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जैसे पुट्टी से ही बनता है, पुट्टी वाले मटेरियल से ही बनता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे, जिप्सम से। ये भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बना कैसे। जिप्सम को आप हीट करोगे, हीट करके क्या बनाओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनीज जो है ना, किडनी प्योरीफाई करती हैं। क्या करती हैं, शाबाश। किडनी का एक ही काम है यहाँ पे, फिल्टर करना, ये प्योरीफाइंग करना। किसको प्योरीफाइंग करती हैं, ब्लड को, ठीक है। और ब्लड को प्योरीफाई करके जो लिक्विड वेस्ट होता है बॉडी का, वो बाहर निकालना, तो एक्सक्रीशन का काम कर रही है। समझ गए। चलिए फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किडनी क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। किसको फिल्टर करती हैं, बता दिया, ब्लड को। फिल्टर करके कौन सा लिक्विड वेस्ट निकालती हैं, कौन सा वेस्ट, लिक्विड वेस्ट निकालेंगे बॉडी से। लिक्विड वेस्ट जो होगा वो एक्सक्रीशन ही हुई ना, तो याद रखेंगे। अगले पार्ट पे चलते हैं। एक और पार्ट दिया, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सिर्फ सांस लेने को नहीं कहते, रिस्पायरेशन ना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती हैं। हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, हम ऑक्सीजन इसलिए बॉडी में लेते हैं ताकि उससे फूड को ब्रेक करें। फूड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करना, उसे क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। जिससे हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है और एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी हम बॉडी की ग्राउथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज नाउन एज रिस्पायरेशन। लिख लें। अगला, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और वेस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक्सेट्रा सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऑक्सीजन तो मेन चीज़ थी। चलिए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, गाड़ी पाई जाती है, जो इसको ये काम करने में मदद करती है। वो जो गाड़ी है इसकी, वो ब्लड है, और ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से, ठीक है। सबसे पहले आता है HB। किसका है सिंबल, हीमोग्लोबिन का। रेड ब्लड सेल में जो रेड कलर होता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। ये डिस्क शेप ही होते हैं, और 107 दिन इनका लाइफ स्टेज होती है, याद रहेगा, ठीक है। अब HB जो हीमोग्लोबिन जो है ना, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ज़्यादा करता है और ऑक्सीजन कम करता है, ये भी याद रखें, पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। इवन कि हमारे वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी में लेके जाता है और किडनी से बाहर जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस से बाहर जाता है, याद रखें। अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर जाएगा, डाइजेस्टेड फूड ब्लड थ्रू यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाएगा, क्लियर। अच्छा, साथ ही में पहला टॉपिक आपका आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगी, वो खुराक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आप खाते हो, न्यूट्रिशन हो गया। और न्यूट्रिशन के लिए हम जो चीज़ देख के खाते हैं उनको न्यूट्रेंट कहते हैं, और न्यूट्रेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी खुराक में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब न्यूट्रन में हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब याद रखेंगे आप, ये सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर, पोस्चर इज द सिटिंग, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टैंडिंग, लेटना, बैठना, खाना पीना, एक
प्रॉपर तरीके से उसे पोस्चर कहेंगे। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है? किसको मेंटेन करता है? शाबाश, पोस्चर को, ठीक है, बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी को करता है। वो आता है सेरिब्लम, ठीक है, सेरिब्लम। सेरिब्रम लॉन्गेस्ट पार्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट पार्ट इज द ब्रेन, इज द सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग, ठीक है, किसमें बडिंग के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। तो वो जल्दी से कमेंट करेंगे आप। तो इसमें आपका आंसर आएगा यीस्ट। यीस्ट के अलावा कौन सा है? वो है हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा है। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, याद रखेंगे, क्या होती है? बडिंग होती है। उसके बाद अमीबा जो है इसमें बाइनरी फिशन होती है। क्या होती है? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक मदर सेल डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक मदर सेल डिवाइड होके कितने डॉटर बनाएगा? 2 डॉटर्स बनाएगा। उसे आप क्या बोलते हो? बाइनरी फिशन कहते हो। एक और होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में एक मदर सेल डिवाइड होके मैनी डॉटर्स बनाएगा, खुद की बॉडी को डिवाइड करके मैनी डॉटर्स बनाएगा, उसको आप क्या बोलते हो? मल्टीपल फिशन। और एक और है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अगर बात करें तो ये आप कमेंट कर लेंगे, नहीं समझ आई तो कमेंट करें, मैं वहीं क्लियर कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लूँगा। अगला, द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया था टर्म इकोसिस्टम को? टेंसले ने। किसने दिया? टेंसले ने दिया, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है इन अ फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में कह रहे देयर इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, किस में होती है? वो बाई डायरेक्शन। बाई मतलब 2 डायरेक्शन में, मतलब आना जाना, ठीक है, बाई डायरेक्शन। क्या वो जिगजैग मोशन में चलती है? क्या वो मल्टी डायरेक्शन में चलती है? या वो यूनि डायरेक्शन में? तो यूनि डायरेक्शन में चलती है। आप पूछोगे कैसे? मान लो, ठीक है, आपके घर में खाना था, फूड था, फूड को किसने खा लिया? रैट ने खाया। रैट को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने, ईगल ने खा लिया। तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है और फूड चेन हमेशा स्टेट होती है, याद रखेंगे। तो वन डायरेक्शन मान के चलेंगे, यूनि डायरेक्शन फ्लो कहेंगे। अगला क्वेश्चन, द नेचर क्लीनर। द नेचर क्लीनर, इसको डिकम्पोजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। अब आप पूछोगे कैसे? दुनिया में जिसको कोई नहीं खाता, कौन खाता है? कीड़े मकोड़े, और वही तो डिकम्पोजर है। कोई मरा हुआ जानवर, कोई मरी हुई बॉडी किसी की पड़ी है, आपके घर का खाना, कचरा, कौन डिकम्पोज करता है? डिकम्पोजर। ये ना हो तो पूरा दुनिया गंद से भरी हो। तो इनको इसी वजह से कहते हैं डिकम्पोजर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। चलिए, हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिशन में, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप करने वाले, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर मीन सेल्फ प्रोड्यूसिंग यूनिट, खुद बनाने वाले, ठीक है। रॉ मटेरियल सिंपल यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर लेते हैं, वाटर रूट से लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट में आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, नाउन एज प्रोड्यूसर। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है, जो सनलाइट से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स, याद रखना, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ये कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। दूसरा आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो केमिकल से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन प्लांट ही अपनी खुराक बनाते हैं खुद। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। और जो प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, याद रखिए। एक वर्ड और यूज हो गया यहाँ पर, कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर मैं बात करूँ तो इनको हेटेरोट्रॉप्स और न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, याद रखना। इनको एक और वर्ड से कहते हैं डिपेंडेंट, जो दूसरों पे खुराक के लिए डिपेंड रहते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी आगे जाके इनकी बेशुमार टाइप्स बनती हैं, ठीक है, हम भी इसी में आते हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर जाके बहुत सारी टाइप्स आती हैं। पहले जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं वो आ जाता है सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा के अपनी खुराक हासिल करते हैं। सेपरोट्रॉपिक के बाद आ जाता है पैरासाइटिक, जो किसी की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के, जैसे जुएँ वगैरह हो गया, पिस्सू वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड चीज़ें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा आ जाता है आपके पास कौन सा आ जाता है? बिना किलिंग किए हुए किसी से खुराक हासिल करना, जिससे खुराक हासिल करते उन्हें होस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन आता है? एग्जांपल में आपके पास जो मरी चीज़ों को खाते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, एक डिकम्पोजर आ जाते हैं। दूसरा कुछ जानवर जो डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या आता है? होलोजोइक
न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है जो स्टूडेंट, इसमें अगर बात करूं तो ये होलोजोइक वाले जो भी पाए जाते हैं ना आपके पास, ये वो होते हैं जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को खाते हैं। किसको खाते हैं? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें हम आते हैं, इसमें हम आते हैं, याद रखना। होलोजोइक जो बड़े बड़े पीसेस को खा कर चबा कर छोटी छोटी पीसेस में चेंज करें और उससे खुराक हासिल करें। क्लियर? इतने छोटे कि उनके सेल एब्जॉर्ब कर लें। क्लियर? याद रखना, हिंदी में लिख लिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है? होलोजोइक 3 तरह की होती हैं। ठीक है? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, फिर आ जाता है कार्निवोरस, लिख लो यहाँ स्पेलिंग में आगे पीछे हो जाएगा, और ओमनीवोरस। अब इनकी बात करते हैं। हर्बीवोरस घास खाने वाले, कार्निवोरस फ्लैश खाने वाले, मीट खाने वाले, और ओमनीवोरस बोथ खाने वाले। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ अ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो कह रहा है वो कहाँ पे रखा जाएगा? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है? अब बात करें व्हाट इज फोकल लेंथ। अगर मैं एक लेंस बना लेता हूँ, उसमें बीच में जो एक्सिस पास होती है ना, बिल्कुल बीच से सेंटर से, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मैं नोट कर लेता हूँ पी से। मान लो आपका जो स्पेयर होता है ना, स्पेयर पूरा सर्कल, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सी से मानते हैं। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कल में उसको सेंटर से ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने उसे सी से मान लिया। अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो फोकस से पास होगी। लाइट पड़ेगी तो कहाँ से पास होगी? जहाँ लाइट मिलती है ना, वो जगह को एफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब होता है फोकस, और फोकस से यहाँ तक जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है? जिसे आप मिडल पॉइंट ऑफ मिरर कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ मिरर कहेंगे। ठीक है? सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर कहेंगे, पोल कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? पोल। पोल तक की डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन में डार्क कर ली, इस डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ एन आई। एक इंसान की आंख का परसिस्टेंस कितना है? वो है 1/16। एक और बात, एक इंसान का लीस्ट डिस्टेंस नोटबुक पे लिख लेंगे, जिसमें इंसान देख सकता है कितना दूरी से आंखों में देखना, मतलब आंखों के पास में कितना दूर तक देख सकते हो सही, वो 25 सेंटीमीटर होता है, एक नॉर्मल आई का एवरेज। ठीक है? याद रखना। और लीस्ट डिस्टेंस हो गया तो फार डिस्टेंस क्या रहेगा? फार डिस्टेंस की बात करूं तो मतलब दूर वाला डिस्टेंस। तो फार डिस्टेंस ना इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? फार डिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनाइट, जिसको आप डिफाइन ही ना कर सको। अलग अलग आइज का अलग अलग रहेगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखता हूं। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो और क्वेश्चन अच्छे लेकर आऊँगा। ठीक है? वीडियो को वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।